इन्वेंट्री स्टॉक आउट। इन्वेंट्री स्टॉक आउट क्या होता है? मान लीजिए मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मेरे पास एक कस्टमर आया कि सर मुझे आप पेंसिल दे दो, और मैंने फिर चेक किया मेरे पास पेंसिल तो थी नहीं। मैंने बोला सर पेंसिल तो नहीं है, तो मैंने वो कस्टमर लौट के वापस चला गया। तो अब पेंसिल का स्टॉक नहीं होने की वजह से मुझे लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट का लॉस हुआ। अगर मैं उसको पेंसिल होती और मैं बेच देता तो जो प्रॉफिट कमाता वो अपॉर्चुनिटी, मेरा जो प्रॉफिट होता वो अपॉर्चुनिटी चली गई, वो लॉस हो गया। दूसरा जो लॉस हुआ वो हुआ रेपुटेशन का। अब वो कस्टमर सोचेगा कि इसके पास स्टॉक नॉर्मली नहीं रहता है, तो मैं दूसरी दुकान पे जाऊंगा, वो मेरी दुकान पे नहीं आएगा। तो एक पोटेंशियल कस्टमर मैंने लूज़ कर दिया लॉन्ग टर्म में, तो वो होता है रेपुटेशन का लॉस। तो वही हम देख लेते हैं कि स्टॉक आउट इज सेड टू बी occurred when an inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store। स्टॉक आउट का मतलब हो गया जब हम किसी इन्वेंट्री आइटम को सप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक स्टोर में नहीं था। द स्टॉक आउट सिचुएशन कॉस्ट टू द एंटिटी नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स but in non-financial terms also. Due to stock out, an entity not only loses overhead cost and profit, but reputation goodwill, also due to non-fulfillment of commitment. Though it may not be a monetary loss in short term, but in long term, it would be a reason for financial loss. तो वही है स्टॉक आउट की वजह से आपको ओवरहेड कॉस्ट और प्रॉफिट, यानी जो अगर पेंसिल आप बेच देते जो पैसा कमाते वो अपॉर्चुनिटी लॉस तो वही, बट रेपुटेशन गुडविल का भी लॉस होता है जो शॉर्ट टर्म में कोई मॉनेटरी लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म में है आपका। वाइल डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री ए ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मेड सो दैट ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो जब इन्वेंट्री लेवल डिसाइड करेंगे हमें कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए, तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो स्टॉक आउट कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है दोनों ही मिनिमम आए, ताकि ओवरऑल कॉस्ट भी मिनिमम आए। हमें स्टॉक आउट कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है और कैरिंग कॉस्ट को भी। कैरिंग कॉस्ट हो गई आपकी स्टोरेज की कॉस्ट, इन्वेंट्री आप जब रखोगे। अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा रखोगे तो स्टॉक आउट तो नहीं होगा, लेकिन कैरेज कॉस्ट आपकी हाई हो जाएगी। इन्वेंट्री कम रखोगे तो स्टोरेज कॉस्ट तो लो हो जाएगी, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है, मिनिमम मिडल में आना है हमें, ताकि दोनों ही मिनिमम रहे और ओवरऑल कॉस्ट हमारी लो रहे। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, एग्जांपल के थ्रू हम एग्जांपल को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आपको दोनों कॉस्ट को लो रखना है। मैसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन 4-व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। अब मैसर्स टायरो ट्यूब ट्रेड्स एक कंपनी है, मैसर्स टायरो ट्यूब ट्रेड्स, जो कि डील करती है 4-व्हीलर के टायर और ट्यूब्स में। 4-व्हीलर के टायर और ट्यूब्स में डील करती है। इट स्टॉक्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। In year end 22-23, the report of sales manager revealed that Tyro Tubes experienced stock out of tires. अब sufficient inventory रखती है। In the year end 22-23 में सेल्स मैनेजर की रिपोर्ट में पता लगा कि कुछ स्टॉक आउट हुए हैं इस साल। तो ये रिपोर्ट है, स्टॉक आउट का डेटा में दिया गया है। स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, कितने कितने टायर का स्टॉक आउट हुआ, कितने कितने टाइम स्टॉक आउट। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप देखोगे तो ये इन सब का सम होएगा 100, 33 + 30 63, 20 83, 93, 98 और 200। तो ये 100 हो गया। तो परसेंटेज भी कह सकते हो, 2%, 5%, 10%। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। और ये है यूनिट्स, कितनी यूनिट्स का आपका स्टॉक आउट हुआ। 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट आया था, कितनी बार हुआ? 2% चांस है। 80 यूनिट्स से स्टॉक आउट हुआ, कितना चांस है? 5%। तो ये अलग आपको स्टॉक आउट यूनिट्स दी गई है और इनका परसेंटेज दिया गया है। अब इन्होंने बताया कि टायरो ट्यूब लूजेज 150 per unit due to stock out and spends 50 per unit on carrying cost of inventory। अब हमारी इन्होंने स्टॉक आउट की कॉस्ट दे दी 150 और कैरिंग कॉस्ट दे दी 50।
तो इन दोनों को यूज़ करके हमें निकालनी है। अलग अलग लेवल्स पे हम क्या करेंगे, अब अलग अलग अब हमें इन्होंने बोला है सेफ्टी स्टॉक निकालना आपको, ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालेंगे, पहले अलग अलग लेवल के हम कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट भी निकालेंगे और स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे और टोटल कॉस्ट निकालेंगे। फिर सब लेवल पे चेक करेंगे किस पे मिनिमम आई, जिस पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आई वही हमारी सेफ्टी स्टॉक लेवल बनेगा। सॉल्व करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके नोटपैड में। अच्छा, ये मेरा पहले से करा हुआ ही है, तो हम सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अब इसमें हमें कॉलम्स क्या क्या बनेंगे, पहले वो डिसाइड करते हैं। पहले तो हम सेफ्टी स्टॉक लेवल, क्या क्या लेवल होगा कॉलम्स में। फिर स्टॉक आउट हुआ या नहीं हुआ, कितने से हुआ वो निकालेंगे। फिर स्टॉक आउट की कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट नहीं निकालते, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दो। हाँ, प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट और फिर एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, जो कि होगी प्रोबेबिलिटी इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट। फिर हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट, फिर निकालेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 100 यूनिट से, क्योंकि हमारे सबसे पहले इन्होंने 100 यूनिट दिया हुआ है, स्टॉक आउट हुआ 100। तो अगर 100 यूनिट्स रखेंगे तो स्टॉक आउट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक आउट कितने से हुआ है, 100 यूनिट से। अगर हमारे पास 100 ही सेफ्टी यूनिट है, सेफ्टी लेवल है, तो स्टॉक आउट 0 होगा। तो स्टॉक आउट हो गया आपका 0, प्रोबेबिलिटी भी 0, कॉस्ट भी 0, कॉस्ट भी 0। कैरिंग कॉस्ट लगेगी, तो 50 पर यूनिट आपकी कैरिंग कॉस्ट है। 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 5000, टोटल कॉस्ट होगी आपकी 5000। ठीक है, ये हमारा एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल चेक करते हैं हम 80। तो 80 के केस में क्या होगा, जब 80 या 80 से कम के लिए कस्टमर आएगा तो हमारा स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन 100 के लिए जब आएगा तो होगा। तो मान लो 100 के लिए कोई कस्टमर आया तो कितना का स्टॉक आउट होगा, 20 का, है ना। और अगर 80 के लिए आएगा तो 0 और बाकियों के लिए सब 0। ठीक है, तो 20 का स्टॉक प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी बनेगी, 150 इंटू 20। तो 150 इंटू 20, ये आपका हो गया 3000। ठीक है, 3000 का 5% कर लेंगे हम। एक मिनट, हाँ, 3000 का 5% 150, तो प्रोबेबिलिटी इंटू स्टॉक आउट कॉस्ट कर देंगे, तो 5% 150 आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई। प्लस कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे 80 यूनिट्स का इंटू 50, ये आपकी 4000 आ गई। 4000 प्लस 150, 4150, ये आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, 4150। उसके बाद हमारा अगला है 50। क्या है, ठीक है, अगला हो गया हमारा 50। अब 50 में 100 यूनिट्स में 50 का स्टॉक आउट हो जाएगा, 80 में 30 का हो जाएगा और बाकियों में 50 में 0 का है, बाकी 0। ठीक है, आपका 50 में इस तरह से आपका स्टॉक आउट होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी है 2%, 5%। ओहो, पिछले वाले में गड़बड़ कर दी ना,
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें 2% लेनी थी, 2%, 3000 का 2% होता 60, तो ये आएगा 60 और 4000 प्लस 60, ये आ जाएगा यहाँ पे 4060, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जाएगी 2%, यहाँ फिर 5%, बस 2 और 5 तक ही पहुँचे, हम 10 तक तो आए नहीं। तो 50 में 150 इंटू 50 और 150 इंटू 30, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 150 इंटू 50, 150 इंटू 30, 45, इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी अलग है। तो ये तो आ जाएगा आपका, इसको मिटाता हूँ मैं पहले, ये तो आगे आ गया 7500, फिर 150 इंटू 30, 45, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे, तो आपका 7500 इंटू 2%, 150 और 4500 इंटू 5%, 225। टोटल आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट हो गई 225 प्लस 150, 375 और 50 इंटू 50, 2500 आपकी कैरिंग कॉस्ट हो गई, 2500 प्लस 375, 2875 आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब अगला हम रखेंगे 20 का। तो अगर 20 का हम रखते हैं तो 100 में हमारे पास 80 का स्टॉक आउट होगा, 80 में हमारा 60 का स्टॉक आउट होगा, 50 में हमारा 30 का हो जाएगा और 20 में हमारा 0 का होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2%, 5% और 10%, 2%, 5%। कॉस्ट निकालते हैं तो 150 इंटू 80, 12,000 और फिर 150 इंटू 60, 9,000 और 150 इंटू 30, 45। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारा 12,000 का 2%, 240, 9,000 का 5%, 450, 4500 का 10% भी 450, तो यहाँ पर टोटल हो गया 900, 1140, 1140। कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी आपकी 20 इंटू 50,000, इन दोनों का टोटल हो गया आपका 2140। तो अभी तक तो हमारी ये 20 वाली कॉस्ट ही मिनिमम आई है, अभी आगे और मिनिमम आ गई तो फिर वो ही लेना पड़ेगा। 20 के बाद हमारा स्टॉक लेवल है 10 का और 10 के बाद फिर 0 का रखेंगे। तो 10 का रखेंगे तो 100 में भी, 80 में भी, 50 में भी, 20 में भी, 10 में तो नहीं होगा 0, 100 में 90 का, 80 में 70 का, 50 में 40 का, 20 में 10 का स्टॉक आउट होगा। प्रोबेबिलिटी होगी 2%, 5%, 10% और फिर 20%, ठीक है। वही अब मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 90, 150 इंटू 70, 150 इंटू 40, 150 इंटू 10, तो 150 इंटू 90 हो गया आपका 13,500, 150 इंटू 70 हो गया 10,500, 150 इंटू 40 हो गया 6,000 और ये हो गया 15। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2% को इससे, 5% को इससे, 10 को इससे, 20 को इससे, तो 13,500 का
2% हो गया हमारा 270, फिर 10,500 का 5% हो गया 525, फिर 6,000 का 10% हो गया 600, फिर 1,500 का 20% हो गया 300, इन सबका टोटल हो गया 300 प्लस 600 प्लस 525 प्लस 270, 1695, और कैरिंग कॉस्ट होगी 10 इंटू 50 500, टोटल हो गया 1695 प्लस 500 2195। तो अभी भी हमारे 20 वाले में ही कॉस्ट मिनिमम आई है। अब 0 में वो देख लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो 100 में भी स्टॉक आउट 100 का होगा, 80 में 80 का, 50 में 50 का, 20 में 20 का ही, और 10 में 10 का ही। मतलब पूरे स्टॉक आउट जाएंगे 800, 80, 50, 20, 10, 2, 5, 10, 20, 30, 2, 5, 10, 20 और 30, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब 150 इंटू 100 15,000, 150 इंटू 80 12,000, 150 इंटू 50 7,500, 150 इंटू 20 3,000, 150 टू 10 1,500। अब ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो 15,000 का 2% हो गया आपका 300, 12,000 का 5% हो गया 600, 7,500 का 10% हो गया 750, 3,000 का 20% हो गया 600, 1,500 का 30% हो गया 450। इसका टोटल कर लेंगे 300 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 600 प्लस 450 2700। कैरिंग कॉस्ट 0 की स्टॉक है नहीं 27। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम कि जो हमारी कॉस्ट जो मिनिमम आई है वो 2140 आई है, वो आई है 20। तो हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल हो जाएगा 20 यूनिट्स, क्योंकि 20 यूनिट्स में आपकी मिनिमम कॉस्ट है वो है 2140। तो 20 यूनिट्स का हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे। आगे देखते हैं, वही इन्होंने भी इस तरह से सॉल्व करा। 2140 आपकी मिनिमम कॉस्ट आ गई और आपका सेफ्टी स्टॉक। अब हमारा कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में। जस्ट इन टाइम का मतलब हो गया कि आप इन्वेंट्री जब ही मंगाते हो जब आपको जरूरत पड़ती है, मतलब आप कुछ भी स्टॉक नहीं रखते अपने पास। तो ये कब हो सकता है, जब आप कुछ इस तरह का काम करते हो कि आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तब आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन्वेंट्री मंगाते हो और फिर आप काम स्टार्ट करते हो। आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क है और आपको सफिशिएंट टाइम भी होता है कि आप इन्वेंट्री मंगा के और काम कंप्लीट कर देगा। तो उस टाइप के वर्क में, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में ये अप्रोच काम करती है। सो जस्ट इन टाइम इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद एन अप्रोच टू हैव जीरो इन्वेंट्री इन स्टोर। इसमें इन्वेंट्री कितनी होगी? जीरो, क्योंकि हम जब ही मंगाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मटेरियल शुड ओनली बी परचेज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। परचेज कब करेंगे? जब एक्चुअली रिक्वायर्ड है, जब हमें ऑर्डर, कस्टमर से ऑर्डर आ गया कि हमें आप कार बना के दो, तब हम कार के जो प्रोडक्ट्स, कार की असेंबली में जो जो हमें मटेरियल लगता है वो सब ऑर्डर करेंगे, फिर असेंबल करके कार कस्टमर को देंगे। Just in time is based on two principles: produce goods only when it is required, and the products should be delivered to customer at the time only when they want. तो गुड्स जब भी बनाए जाएंगे जब रिक्वायर्ड हो, जब कस्टमर से ऑर्डर आएगा तभी गुड्स का प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाएंगे जब वो मांगेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम। डिमांड पुल और पुल थ्रू, क्योंकि डिमांड के थ्रू चल रहा है। अगर कस्टमर ऑर्डर देगा, कस्टमर से डिमांड आएगी तो हम प्रोडक्शन करेंगे, तो हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे। तो डिमांड के थ्रू पुल है। सप्लाई के थ्रू पुल कैसे होता है
कि हमने बना के रख लिया, अब हम कस्टमर को पुश कर रहे हैं कि नहीं मार्केटिंग कर रहे हैं कि हाँ प्रोडक्ट ले लो हमारा। डिमांड पुल हो गया कि कस्टमर से ऑर्डर आया और फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग करी और फिर हम प्रोडक्ट सप्लाई करें। In this system, production process actually starts after the order for the product is received. Based on the demand, production process starts and requirement for raw material is sent to the purchase department for purchase. This can be used with the help of following diagram. तो ये डायग्राम दिया हुआ है कि डिमांड है आपकी फाइनल प्रोडक्ट की, डिमांड आई, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ टू प्रोसेस द डिमांड प्रोडक्ट, मटेरियल रिक्वायरमेंट भेजी गई परचेज डिपार्टमेंट को, ऑर्डर सप्लाई को दिया गया, सप्लायर ने फिर मेटल भेजी। इस तरह से आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इतना ही है थ्योरी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। सो ये टॉपिक आपका जो है इन्वेंट्री को हम क्लासीफाई करेंगे कंपेयर टू अदर इन्वेंट्री। सो जैसे इसमें 3-4 टाइप के क्लासिफिकेशन है। ABC एनालिसिस, जिसमें हम इन्वेंट्री को 3 टाइप्स में बांटेंगे, ABC, जो हम आगे पढ़ेंगे। फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, ये इन्वेंट्री क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक कितनी जल्दी आपका सेल हो जाता है। फास्ट मूविंग हो गया, जल्दी सेल हो जाता है, स्लो धीरे स्लो सेल होता है। वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, ये जैसे आपके हॉस्पिटल में कुछ आइटम्स वाइटल होते हैं जो जिनके बिना तो आपका हॉस्पिटल ही रुक जाएगा, कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ होता है डिज़ायरेबल। फिर हाई, मीडियम और लो होगी वैल्यू के हिसाब से कि हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू, लो वैल्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ABC क्लासिफिकेशन। ABC, तो इसमें क्या होता है कि हम इन्वेंट्री को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज ए हो गया आपका जिनकी वैल्यू आपकी हाई है लेकिन क्वांटिटी उनकी लो होगी। बी है मॉडरेट, वैल्यू भी मॉडरेट और क्वांटिटी भी मॉडरेट। और सी हो गया जो जिनकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वैल्यू लो है। तो जाहिर सी बात है जिनकी ज़्यादा वैल्यू होगी उनका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो जिनको हम कैटेगरी ए में क्लासीफाई करेंगे उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनका अलग अलग लेवल्स मेंटेन करेंगे, रीऑर्डरिंग, स्टॉक लेवल, उनका ऑर्डरिंग, उनके स्टोरेज पे भी ध्यान रखेंगे कि स्टोरेज सही हो, क्वालिटी मेंटेन हो, कुछ भी लॉस नहीं हो जाए, पिलफरेज लाइक इन एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बी पे थोड़ा ध्यान देंगे लेकिन सी पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सी का ऑर्डर भी हम 6 मंथली या ईयरली में एक बार में ही कर देंगे, एक साथ ही ऑर्डर कर देंगे और उसमें कोई रीऑर्डरिंग लेवल ऐसा अलग मेंटेन करेंगे। तो समझते हैं आगे। जैसे ए कैटेगरी, सो दीज कैटेगरी ऑफ आइटम्स कंसिस्ट ओनली ऑफ ए स्मॉल परसेंट। ये थोड़े ही होते हैं, मतलब क्वांटिटी में ये थोड़े ही होते हैं, अबाउट 10% ऑफ टोटल आइटम क्वांटिटी में। अब ये जो 10% आपको जो दिया गया है ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हमेशा 10% वाले ये तो हमने क्लासीफाई करना है कि जो क्वेश्चन पे आपको हिंट दिया होगा कि क्या वैल्यू के ऊपर ए लेना है, क्या वैल्यू के ऊपर क्या वैल्यू से क्या वैल्यू बी लेना है, क्या वैल्यू से क्या वैल्यू में आपको सी लेना है, एक थोड़ा सा हिंट दिया होगा। नहीं दिया होगा तो हम अपने हिसाब से क्लासीफाई करेंगे कि हाँ इनकी वैल्यू ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी कम, ये ए में रख देते हैं। इनकी वैल्यू भी मॉडरेट है, क्वांटिटी भी मॉडरेट है, इनको बी में रख देते हैं। और जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वैल्यू नहीं है, उनको सी में रख देते हैं। Items handled by stores but require heavy investment, about 70% of inventory value because of their high prices or heavy requirement। तो वो आइटम्स हो गए जिनकी क्वांटिटी सिर्फ 10% है लेकिन जिनकी वैल्यू 70% है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा हाई है लेकिन जो स्टोरेज क्वांटिटी कम है, तो उनको ए कैटेगरी में रखेंगे। अब उनके लिए इन्होंने बोला है कि आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली बाय यूजिंग ए रेगुलर सिस्टम which ensures neither overstocking nor shortage of materials for production। मतलब एक सिस्टम मेंटेन करा जाएगा जिससे ना तो ओवर स्टॉकिंग हो, मतलब ज़्यादा भी नहीं रखनी हमें, ना ही शॉर्टेज हो जाए, प्रोडक्शन ही रुक जाए, बिल्कुल राइट क्वांटिटी रखनी है, ना तो ज़्यादा ना कम। सच ए सिस्टम प्लान्स इट्स
टोटल मेट रिक्वायरमेंट्स बाय मेकिंग बजट्स, बजट बनाएंगे हम कि कितना हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी पूरे ईयर में, उसके हिसाब से हमें कब कब ऑर्डर करना चाहिए, कितना हमें स्टॉक में रखना चाहिए, कितना कम होते ही हमें रीऑर्डर कर देना चाहिए, ये सब का बजट बनेगा। स्टॉक्स आर कंट्रोल बाय फिक्सिंग सर्टेन लेवल्स लाइक मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मैक्सिमम लेवल किस तरह से निकालते हैं, मिनिमम लेवल किस तरह से निकालते हैं, और रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब था कि एक ऐसा लेवल जिस पे अगर स्टॉक उस लेवल पे आ गया हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना है, और रीऑर्डरिंग लेवल इतना होना चाहिए कि अगर आपका मैक्सिमम कंजम्पशन हो और मैक्सिमम ही टाइम लग जाए तो भी आपका प्रोडक्शन ना रुके, तो उसको रीऑर्डरिंग लेवल बोल देते हैं। फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। बी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी में जो आइटम्स है वो रिलेटिवली ए से तो कम इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, मतलब ए से तो कम इंपॉर्टेंट है, पर ये मिडल में बैठते हैं आपके, इनकी वैल्यू भी मिडल में आएगी और उनकी क्वांटिटी भी मिडल में आएगी। 20% ऑफ द आइटम्स क्वांटिटी में 20% होंगे और इन्वेस्टमेंट भी 20% होगा। तो यहाँ पे जो पैसा लग रहा है वो भी आपका मॉडरेट है, ना ज़्यादा लग रहा है ना कम लग रहा है, मिडल में रहते हैं। तो जो कंट्रोल हम ए पे लगा रहे हैं उतना कंट्रोल नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखा जाएगा इनका भी। ऑर्डर्स फॉर द आइटम्स टू बी प्लेस्ड आफ्टर रिव्यूइंग देयर सिचुएशन। इनकी सिचुएशन पीरियडिकली रिव्यू करेंगे, मतलब 3 महीने में क्वार्टरली रिव्यू कर लिया और फिर नए ऑर्डर प्लेस कर दिए कि हाँ खत्म होने को नहीं होगा। फिर सी आते हैं, सी कैटेगरी होगी जिनमें क्वांटिटी तो आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% ही है। इन्वेस्टमेंट आपकी 10% ही है लेकिन 70% ऑफ द क्वांटिटी है। तो इनके लिए कोई कांस्टेंट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, मतलब लगातार कंट्रोल की जरूरत नहीं है, हमें 6 मंथली हाफ ईयर वंस इन ईयर कंट्रोल करेंगे। ऑर्डर भी इनके लिए 6 मंथ के बाद या 1 साल में एक बार ऑर्डर देंगे आफ्टर असरटेनिंग कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। इन दिस केस द ऑब्जेक्टिव ऑन इकोनॉमीज ऑन ऑर्डरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट। इसमें हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमम रखेंगे ताकि एक साथ ही ऑर्डर कर देंगे तो ज़्यादा बार बार ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा होगा। तो साल में एक बार ऑर्डर कर दिया, साल में 2 बार ऑर्डर कर दिया, और इनकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी, हमारा पैसा ज़्यादा ब्लॉक नहीं होगा। सिर्फ स्पेस के हिसाब से खर्चा हो सकता है कि हाँ ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हमें बड़ा स्पेस चाहिए होगा, लेकिन हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें बस पूरा साल का हमने एस्टिमेट कर लिया कि इतनी क्वांटिटी पूरी ईयर में चाहिए होगी और एक साथ ही ऑर्डर करेंगे। तो ये हो गया आपका ए बी सी क्लासिफिकेशन। ये आपका चार्ट दिया हुआ है कि ए वाले तो 0 से 20, बी वाले और ये सी वाले हो गए परसेंटेज में, और ये होगी आपकी कॉस्ट। तो ये आपका चार्ट दिया हुआ है। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो हम सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने दिखाया, बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ ए प्लान ऑफ ABC सिलेक्टिव कंट्रोल। अब हमें आइटम दिए हुए हैं, यूनिट्स दी हुई है, कितनी कितनी यूनिट्स, और यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो हमें एक ABC सिलेक्टिव कंट्रोल के लिए प्लान बनाना है, मतलब हमें इन आइटम्स को क्लासीफाई करना है ABC के। तो हमें यूनिट्स दी हुई है और कॉस्ट भी दी हुई है, तो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स इनटू कॉस्ट। फिर वैल्यू को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे ताकि हमें पता लग जाएगी, या रैंकिंग दे सकते हैं। फिर हम, अब इसमें कोई हिंट नहीं दिया हमें, इसमें हमें सीधा सोल्यूशन या नीचे कोई हिंट नहीं दिया, तो इसमें हम अपना अजम्पशन यूज़ करेंगे कि किसको हम ए में रखें, बी में रखें, सी में। नॉर्मली जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ हिंट दिया जाएगा कि इन वाले आइटम्स, इस वैल्यू से ज़्यादा आइटम्स को आपको ए में रखना है, बाकियों को बी में रखना है, सी में, क्योंकि अदरवाइज लोगों के आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपको समझने के लिए सही है ये, और अपने एजम्पशन के हिसाब से इसको ABC में क्लासीफाई करेंगे और फिर ICA के सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। तो मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ में पेस्ट कर देता हूँ।
ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइटम, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, यहाँ पे आपके आ गई कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे आपके आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे हम दे देंगे रैंकिंग, ठीक है। तो आइटम आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्वांटिटी 7 24,000 1500 600 7,000 24,000 1500 600 38,000 40,000 60,000। इसके बाद 3,300 to 9,000, 11,500 41, ठीक है। ये हमने क्वांटिटी लिख ली। अब इनकी कॉस्ट लिख लेते हैं। 5 3 10 22 5 3 10 22 1.5 0.5 0.2 1.5 0.5 0.2 3.5 8.4 3.5 8.4 7.1 6.2 7.1 6.2, ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मैं अपना कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ। अब फर्स्ट वाला हो गया 35,000, सेकंड हो गया 72,000, फिर हो गया 15,000, फिर 600 इंटू 22 13,200, फिर 38,000 इंटू 1.5 57,000, फिर 40,000 इंटू 0.5 20,000 12,000 और 3,000 इंटू 3.5 10,500 2,400 29,000 इंटू 0.4 11,600 11,500 इंटू 7.1 81,650 4,100 इंटू 6.2 25,412। अब इनको टोटल करते हैं। 25,420 प्लस 21,650 प्लस 11,600 प्लस 2,400 प्लस 10,500 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 57,000 प्लस 13,200 प्लस 15,000 प्लस 72,000 प्लस 35,000। ये आपका आ गया 355,770 355,770, ठीक है। अब रैंकिंग दे दें। टॉप का आपका आ गया फर्स्ट रैंकिंग, इसको दी 81 के बाद ये हो गया आपका सेकंड, 72 के बाद आपका थर्ड हो गया 57 के बाद फोर्थ हो गया आपका 35 के बाद आपका 25, ये आपका फिफ्थ हो गया। 25 के बाद 20, ये आपका सिक्स्थ हो गया। 20 के बाद फिर 15 7 हो गया, और 13 हो गया आपका 8, और 12,000 हो गया आपका 9, 11 वाला हो गया 10, ये वाला हो गया 11, ये हो गया आपका 12। तो ये हमने रैंकिंग दे दी। अब हमें
अगर हम माने कि हमारी जो वैल्यू है 355,770, इसका 70% कवर करना है 250,000, तो कितने आइटम लेने पड़ेंगे? एक हम क्वांटिटी का भी रोल लगाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी के भी हमें देखनी पड़ेगी कि 70% ऑफ क्वांटिटी है और 10% ऑफ वैल्यू, तो वो सी होते हैं। 10% ऑफ क्वांटिटी है और 70% ऑफ वैल्यू है, तो वो ए होते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है 1070, बाकी हमें ए वो होंगे जिनकी क्वांटिटी कम होगी और वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 7,000 प्लस 24,000 प्लस 1,500 प्लस 600 प्लस 38,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 29,000 प्लस 11,500 प्लस 2,19,000, ये आपकी क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब मान लो हम रैंक 1 2 3 4 ले लेते हैं। अब रैंक 1 हो गया हमारा 81,650 प्लस 2 हो गया 72,000 प्लस 3 हो गया 57,000 प्लस 4 हो गया 35,000। तो हमारी इसकी 70% कॉस्ट कवर हो गई, 2,45,650 आ गए। रैंक 1 2 3 4 का टोटल हो गया 245,650। और इनकी क्वांटिटी कितनी हो गई रैंक 1 2 3 4 की? तो 11,500 1 की हो गई, 2 की हो गई 24,000, 3 की हो गई 38,000 प्लस 4 की हो गई 7,000 डिवाइड बाई 2 19,000। तो क्वांटिटी तो हमने 36% कवर कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कवर कर। तो 1 2 3 4 नहीं ले सकते, तो इसमें हमें कुछ क्राइटेरिया बिठाना पड़ेगा। अब जैसे आपके मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से क्राइटेरिया इन्होंने जो अध्ययन किया वही हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए क्वांटिटी आपकी हो जाएगी ग्रेटर देन 50,000, बी वाली इन्वेंट्री हो जाएगी 15,000 से लेकर 50,000 तक, और सी हो जाएगी लेस देन 15,000। ठीक है, तो 50,000 से ग्रेटर देन वाले कौन से हैं? तो 1, अब ए में कौन सा जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपके ए क्वांटिटी ए टाइप वाले इन्वेंट्री होगा। बी में कौन से आएंगे? 15 से 50, तो आपका आ गया 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और 8 नहीं आएगा। अब सी में आ जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12। ठीक है, अब इनका जो कितने परसेंटेज ऑफ वैल्यू बन रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी बन रहे हैं, वो हम सीधा मॉड्यूल में देख लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में लिखा हुआ है ही। बाकी हमने यहाँ पे एजम्पशन जो लिया है मॉड्यूल के हिसाब से लिया, बाकी क्वेश्चन में आपको पूरा हिंट दिया जाएगा कि किस बेस पे आपको क्लासीफाई करना है ए बी सी में। तो अब मॉड्यूल में हमने जैसे इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, हमने रैंकिंग निकाल ली, हमने परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, 355 हमारा आया था, 219 हमारा आया था। ठीक है, अब इन्होंने एज्यूम किया वही मैंने एज्यूम कर लिया कि ये ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए। अब जैसे 1 2 और 3 हमने माने थे कि ए होंगे, तो इनकी परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी आ गई 33% और कॉस्ट आ गई 59%। जो ए माने, अगर 1 2 3 4 माने तो भी चल जाता, वो क्वांटिटी आपकी 37% होती और कॉस्ट आपकी 70% हो जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम चल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि क्या मेथड यूज़ करना है टू क्लासीफाई इन्वेंट्री। अब यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि हमेशा ये फिक्स रूल नहीं लगेगा, 10% क्वांटिटी होगी और 70% आपकी वैल्यू होगी। ये सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए कि जो जिनकी ए वाली क्लासिफिकेशन उनका करना है, जो जिनकी वैल्यू आपकी हाई है लेकिन क्वांटिटी लेस है। अब जैसे इनकी ये ए और आइटम 11 2 और 5, ये 3 आइटम 60% ऑफ कॉस्ट 60% वैल्यू कवर कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ 33% कवर कर रहे हैं, तो इसलिए इनको ए मान रहे हैं। अब बी में मॉडरेट होगा। अब बी में जैसे देखेंगे तो 4 5 6 7 ये रैंकिंग थी, 1 12 6 3 ये आपके
आइटम नंबर हो गए, 24% इन्होंने क्वांटिटी कवर कर दी, 26 इन्होंने कॉस्ट कवर कर दी, तो मॉडरेट है बिल्कुल। कॉस्ट भी आपकी 26% है, क्वांटिटी भी आपकी 20%, मॉडरेट में आ गए। और वैसे ही अब बच गए जो सी वाले आइटम्स जिनकी क्वांटिटी तो है 42% लेकिन कॉस्ट सिर्फ 13% है। तो इस तरह से एबीसी एनालिसिस का ये एग्जांपल है। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 9, द फैक्ट्री यूजेस 4000 वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। अब हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री, ये अलग अलग वेराइटीज है, 3875 परसेंटेज इनका ये है। परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग 20%, ये वैल्यू इनकी वैल्यू 20% है, इनकी क्वांटिटी 96% है। परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज इन एंड प्रोडक्ट 5% ही लगता है ये यूज एंड प्रोडक्ट। फिर ये हो गया 110 जिनकी 2% है क्वांटिटी, वैल्यू इनकी 30% है और यूसेज 10%। फिर 15 वाली ये कुछ वैरायटी है जिनकी परसेंटेज है 0.375 और ये वैल्यू है, ये यूसेज में इन्वेंट्री है। फिर ये है टोटल, ये आपका टोटल हो गया, ये इतना टोटल है। तो अब इनमें से क्लासीफाई करना है, किसको ए मानेंगे, किसको बी मानेंगे, किसको सी मानेंगे। तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिनकी वैल्यू हाई हो और क्वांटिटी कम हो उनको ए मानते हैं। अब जैसे ये वाले आइटम्स हैं, ये 50% ऑफ वैल्यू कवर कर रहे हैं और इन्वेंट्री यूसेज भी इनका 85% हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी है, तो इनको क्या मानेंगे, ए। ये जो 110 आइटम्स है इनकी वैल्यू भी मिडल में आ रही है और क्वांटिटी तो वैसे कम ही आ रही है, पर यूसेज इनका मिडल रहता है, तो इनको मान लेंगे बी। और ये वाले हो जाएंगे सी, क्योंकि इनकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वैल्यू सिर्फ 20% ही है। तो इस तरह से ए बी सी क्लासीफाई करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन भी उन्होंने इसी तरह दिया हुआ है कि 15 नंबर ऑफ वेराइटीज़ जो है उनको ए क्लासीफाई करेंगे। सिर्फ ये 3.375% क्वांटिटी में बहुत कम है लेकिन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो और कंजम्पशन में भी 85% है, इसलिए इनको ए में डाल दिया। इनको अभी सिमिलरली 110 आइटम्स को इनको बी में डाल दिया और इस 3875 नंबर ऑफ वेराइटीज़ को सी में डाल दिया। तो ये था आपका ए बी सी एनालिसिस, इस तरह से आपको क्लासीफाई करना है ए को, बी को, सी को। क्वेश्चन में आपका हिंट दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पे समझने के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट क्वांटिटी है वो ए होगा, जो मिडल में है क्वांटिटी भी और वैल्यू भी दोनों मॉडरेट है वो बी होगा, और जो क्वांटिटी हाई है और वैल्यू लोवेस्ट है वो सी होगा। अब आते हैं अगला, ये थ्योरेटिकल है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेंट्री मूव कितनी होती है। अगर फिनिश्ड गुड्स है तो कितनी जल्दी वो सेल हो जाते हैं, और अगर रॉ मटेरियल्स है तो कितनी जल्दी उनका प्रोडक्शन में वो चले जाते हैं। तो जो फास्ट मूविंग है उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्लो मूविंग है वो तो ऑब्सोलीट भी हो सकते हैं, तो उनको उनके ऊपर ध्यान कम रखा जाएगा, लेकिन तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है। इट इज़ ऑल्सो नो एज FNS। अंडर दिस सिस्टम्स इन्वेंट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय क्लासीफाइंग दैम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, कितना ज़्यादा यूज़ हो जाए। अगर रॉ मटेरियल है तो यूसेज, और अगर फिनिश्ड गुड्स है तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। The classification of these items into these three depends on the nature and managerial specification. A threshold range on the basis of inventory is decided and classified. एक रेंज डिसाइड कर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का हम आगे पढ़ेंगे क्या फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर का सिंपल मतलब है कि कितनी जल्दी आपकी इन्वेंट्री मूव हो रही है, स्टॉक एज कंपेयर टू इन्वेंट्री कंजम्पशन। तो फास्ट मूविंग हो गए, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स इज प्लेस्ड नियर टू स्टोर इशू पॉइंट एंड स्टॉक इज रिव्यूड फ्रिक्वेंटली फॉर मेकिंग ऑफ फ्रेश ऑर्डर्स।
फास्ट मूविंग वाले क्या है, जो इनको क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमें, तो इनको स्टोर का जो इशू पॉइंट है उसके बिल्कुल पास में रखेंगे ताकि फटाफट इशू हो सके, और इनका फ्रीक्वेंटली हम रिव्यू करेंगे ताकि इनका जैसे ये ख़त्म हो तो न्यू ऑर्डर दे सके, क्योंकि ये फास्ट मूविंग है तो ये जल्दी ख़त्म भी होंगे और जल्दी हमें न्यू ऑर्डर भी देना होंगे। स्लो मूविंग हो गया, स्टोर ये जो इनका स्टोरेज हम लिटिल फार करेंगे और पीरियडिकली रिव्यू करेंगे स्टोर को फॉर कोई ऑब्सोलेंस तो नहीं हो गया, और अगर ऑब्सोलेंस हो जाता है तो इनको नॉन मूविंग में शिफ्ट करना है। नॉन मूविंग है कि ये डिस्पोजल के लिए रखे गए हैं। नॉन मूविंग में मतलब मूव ही नहीं हो रहे, मतलब इनका यूज़ ही नहीं हो रहा, और अगर इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की है तो वो सेल ही नहीं हो रहे, तो ये लगभग ऑब्सोलीट हो गए हैं। इनका लॉस से बुक करना पड़ेगा, इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा या इनको स्क्रैप में सील करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए। सम ऑफ द रीजंस फॉर स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज आर स्टेटेड बिलो। फेलियर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट द अपडेटेड रिक्वायरमेंट टू द स्टोर्स मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फेलियर हो गया टू कम्युनिकेट द अपडेटेड रिक्वायरमेंट टू द स्टोर्स मैनेजमेंट, मतलब स्टोर्स वालों ने कुछ इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी और प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया नहीं कि ये इन्वेंट्री तो ऑर्डर नहीं करनी थी, अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई, अब तो ये कुछ काम की नहीं है, तो वो उसकी वजह से अब वो इन्वेंट्री यूज़ नहीं हुई, और अगर फिनिश हुई तो वो इन्वेंट्री सेल ही नहीं हुई, तो वो पड़ी रह गई, नॉन मूविंग हो गई, स्लो मूविंग हो गई। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू मशीन रिक्वायरिंग न्यू काइंड्स ऑफ मटेरियल और एग्जिस्टिंग मटेरियल बिकम। अब टेक्नोलॉजी चेंज होने के हिसाब से हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और हम बेसिकली वही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पुराने वाले प्रोडक्ट हमने लॉन्च करने छोड़ दिए। उनकी पुराने प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री बची हुई है वो नॉन